हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस लेक्चर में मैं आपको मास एनर्जी इक्विवेलेंस और वेरिएशन ऑफ मास यानी रिलेटिविस्टिक मास के बारे में क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे थोड़े से आपको ग्राफ डिस्कस करने हैं कि अलग अलग जैसे मास की वेरिएशन और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इनका ग्राफ किस तरह का आ सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको उसमें मिल सकते हैं जैम में ना। तो जैम में आपको अगर ग्राफ का आया तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरह से इसको डील करना है। देखिए, अगर आप बात करें इस ग्राफ की, ये फर्स्ट ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है मास और वेलोसिटी के बीच में, कि वेलोसिटी के साथ मास कैसे चेंज होगा। क्लासिकली आपने अभी तक यही पढ़ा था कि मास चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स कि लो स्पीड पे मास ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होता। लेकिन अभी हमने प्रूव किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि अगर जो बॉडी है वो v स्पीड से जा रही है और v अगर बहुत ज़्यादा है कंपेरेबल टू c, तब उस कंडीशन में मास का वेरिएशन आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ हमने ब्रॉचर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी की थी कि E/m की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो E/m की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मास इंक्रीज हो जाता है और मास डिनोमिनेटर में है, इसीलिए E/m की वैल्यू कम हो जाती है। दैट मीन्स कि मास चेंज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। होता कम स्पीड पे भी है लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं होता। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि जब लो था, यहाँ पे आपने c का स्केल बनाया है, तो दैट मीन्स कि ये स्केल इस तरह से वेरी कर रहा है कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि आपकी बहुत छोटा सा रेंज होगा जिसमें मास कांस्टेंट है। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी मास बढ़ता चला जाता है। तो कुछ वैल्यू तक तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, यानी काफी हाई वैल्यू तक भी मास में जो वेरिएशन आया वो ज्यादा नहीं आ पाता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जैसे ही v कंपेरेबल टू c, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 0.8 ऑफ c या ऐसे कुछ 80% वगैरह हो जाता है, तब उस कंडीशन में एकदम मास बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। और जैसे ही v अप्रोचेस टू c, तब उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो जाता है। तो देखिए, इनफाइनाइट मास की जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, मैंने आपको एनर्जी मास रिलेशन से बताया था, E इज इक्वल टू mc²। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट की मास इनफाइनाइट हो गया है तो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट एनर्जी को प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अर्थ पे कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जो c स्पीड से चल सके। केवल फोटॉन्स ही, जो कि मासलेस पार्टिकल है, क्योंकि उनका रेस्ट मास कितना है, 0 है, केवल इनके पास मोमेंटम है, इसीलिए फोटॉन्स ही c की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और कोई भी पार्टिकल नहीं करता। इलेक्ट्रॉन भी भले ही बहुत कम मास का है लेकिन उसकी भी 0.99 ऑफ c, मोस्टली आपने न्यूमेरिकल में देखा होगा कि इतने c तो लिखी रहती है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड c के इक्वल है, क्योंकि E थोड़ा सा तो मास है ही ना उसका। तो जैसे ही इसकी स्पीड आप बढ़ाते हो तो इसका मास इंक्रीज हो जाता है, तो मास इंक्रीज होने से उसकी क्या हो गया, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। उतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है v और m के बीच में। ये जो ग्राफ है फ्रेंड्स, ये मोमेंटम p और v/c के बीच में है। देखिए, v/c की वैल्यू कम वेलोसिटी में यहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, v/c की वैल्यू, देखिए v जब बहुत छोटा होगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्लासिकल मोमेंटम, अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक कहें, क्लासिकल मोमेंटम ये आपने यहाँ ओरिजिन से शुरू किया है। v जब 0 है तो मोमेंटम 0 है, v बढ़ना शुरू हुआ तो क्लासिकल रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लगभग इक्वल है। लेकिन जैसे जैसे v/c की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, ऐसे ऐसे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि p इज इक्वल टू mv होता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक। अगर रिलेटिविस्टिक करें तो m क्योंकि चेंज हो गया, ये गामा mv हो जाता है, जहाँ पे गामा की वैल्यू 1/√1 - v²/c² है। यहाँ पे आप m नॉट कर दीजिए, ये m नॉट, जिससे आपको थोड़ा आसानी रहे कि ये रेस्ट मास में है, और क्लासिकली रेस्ट मास ही आप लेके चलते हो। m नॉट इज इक्वल टू mk, क्योंकि स्पीड बहुत लो लेते हो ना, तब उस कंडीशन में आप कहते हो वेरिएशन ऑफ मास नहीं होता। लेकिन अगर आप रिलेटिविस्टिक की बात करें तो ये गामा m नॉट हो जाता है m इक्वल ये इस फॉर्मूले से, एंड देन यू गेट कि ये जो वैल्यू है ये इस तरह से वेरी करनी शुरू कर देती है। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम से जैसे ये बढ़ता चला जाता है ना, ये एकदम बढ़ता चला जा रहा है,
इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी और इसकी तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे चलिए, ये काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम सी स्क्वायर है। दैट मीन्स हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, m माइनस एम नॉट ऑफ सी स्क्वायर, और E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम सी स्क्वायर है। अगर इसमें आपने ये m नॉट है, ठीक है, रेस्ट मास और मास में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी का रेस्ट मास के कंपैरिजन में अगर रेशियो निकालते हैं और v अपॉन सी से ग्राफ बनाते हैं तो आप ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, जब ये वैल्यू यहाँ पे c के इक्वल 1 के इक्वल होगी, 1 का मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू सी हो गया है। ये मैंने 1 बनाया है, ये 1 से लोअर चीजें और ये 1 से ऊपर। तो क्लासिकली अगर देखें तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते चले जाते हैं काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक में देखें तो v इज इक्वल टू सी पे काइनेटिक एनर्जी पर एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये तीनों ग्राफ। अब हम क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन है जो कि रिलेटिविस्टिक मास के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड्यूस द वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ ए पार्टिकल विल बी 5 टाइम द मास ऑफ मास एट रेस्ट। ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं पहले, कि क्वेश्चन में कहा है कि मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू 5 टाइम ऑफ मास रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की या उस मास की वेलोसिटी क्या होगी जब उसका मास 5 टाइम ऑफ रेस्ट मास हो जाए। तो आपको पता है एम नॉट अपॉन 1 इंक्रीज हो गया ना ये मास, और इंक्रीज की वैल्यू कितनी है, ये इज इक्वल टू 5 एम नॉट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको रिवर्स करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 25 हो जाएगा, एंड देन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24/25 हो जाएगा। जब आपने 1 में से सब 1 माइनस 1 अपॉन 25 कर दिया और देन आपने इसको इन दिस कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी जब इस स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट चलेगी, तब उस कंडीशन में उसकी मास, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो 5 टाइम ऑफ रेस्ट मास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, एक्सैक्ट वैल्यू निकाल लेना रूट 24/25 की, तो दैट इज द वेलोसिटी। अगर इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये भी इसी तरह का कुछ है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द मास ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द मास ऑफ अ मैन इज 100 kg। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे इतना है, दैट मीन्स इसका रेस्ट मास दिया हुआ है एम नॉट इज इक्वल टू 100 kg। तो व्हेन ही इज इन अ रॉकेट मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, ये स्पीड बहुत ज़्यादा है देखिए रॉकेट की, तो यानी कि रिलेटिविस्टिक स्पीड है, तो जो मास का वेरिएशन होगा वो आपको ऑब्जर्वेबल होगा अच्छे से रिलेटिव टू द अर्थ। तो व्हाट विल द मास ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे मास कितना है 100 kg है, और यहीं पे जब ये मास मूव करना शुरू कर दिया तो इस वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके मास इंक्रीज हो जाएगा, और जो ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है वो देख रहा है तो उसको इंक्रीज मास दिखाई देगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके रिलेटिव मास मूव कर रहा है तो तब उसको मास इंक्रीज दिखाई देगा, और कितना मास हो जाएगा, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये आप एम नॉट की वैल्यू रखेंगे, वी की वैल्यू इसमें रखेंगे ये वाली, एंड देन यू कैन फाइंड एम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्वर ऑन द रॉकेट, अगर आपका जो ऑब्जर्वर है वो रॉकेट में बैठा है तो उसके कंपेरिजन में तो जो बॉडी है अगर वो रॉकेट में ही है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी रॉकेट में ही है तो उसका मास 100 kg है, तो 100 kg रहेगा क्योंकि ऑब्जर्वर भी आपका रॉकेट में ही बैठा है, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे नहीं हो रही है तो मास कांस्टेंट होगा। तो सेकंड पार्ट में ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा, अगर वो रॉकेट में बैठा हुआ है तो उस बॉडी का मास, या बॉडी सॉरी यहाँ पे मैन है, उस मैन का मास 100 kg अर्थ पे था, तो उसमें अगर वो रॉकेट में बैठा हुआ है तो उसको भी 100 kg ही दिखाई देगा क्योंकि उसके रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, वो भी मैन भी वही है, ऑब्जर्वर भी वही है, रॉकेट चल रहा है, तो दोनों के दोनों अपना सेम वेट सेम मास फील करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 100.99 ऑफ kg।
ठीक है, सिर्फ इतना सा ही, इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बाद भी केवल कितना सा इंक्रीमेंट होता है। ग्राफ में भी नहीं आपको बताया था कि जब v इज इक्वल टू सी होता है तो एकदम तेजी से बढ़ता है, तब उससे पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना, मास के की वैल्यू। और इसका आंसर हो जाएगा 100 kg ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रेस्ट मास m0 आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर with speed c/2 as seen from lab frame. What is dynamic mass of one electron in the rest frame of another? ठीक है, तो ये आपका वही है रिलेटिविस्टिक मास का क्वेश्चन। इसमें कहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों लैब में। अब यहाँ पे आपकी लैब है, इसमें आप देख रहे हो तो दिखाई दे रहा है कि ये भी c/2 से एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा c/2 से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तब उसने ये क्वेश्चंस में ये पूछा है, इन दोनों का मास तो सेम है, दोनों का इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों का रेस्ट मास m0 है। अगर हमने डायनेमिक मास निकालना है एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में, मान लिया ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो इसे आपने रेस्ट फ्रेम माना अगर, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अगर आपको निकालनी पड़ेगी। दोनों मूव कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपने वेलोसिटी एडिशन वाले जो क्वेश्चन अगर ध्यान से समझे हो तो आपने देखा होगा कि जब हम इस फ्रेम को रेस्ट में मान लेते हैं तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी इस वाले पार्टिकल की। लैब के रेस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी c/2 है और इसकी c/2 इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर आप इनमें से एक को भी फिक्स कर देते हैं तो इसको इसकी वेलोसिटी डिफरेंट दिखाई देगी, इसको फिक्स कर देते हैं तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट दिखाई देगी, ठीक है, और डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो उसे निकालने के लिए आप वेलोसिटी एडिशन लॉ लगाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 फ्रेम हैं, मान लिया एक s प्राइम है एक s है और इन ये v रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच में, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रेम इज इक्वल टू होती है u प्राइम, एंड इसके कॉरस्पॉन्ड इसकी वेलोसिटी कितनी होती है u। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने कहा कि मान लिया ये 2 फ्रेम आपका फिक्स है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम इस पार्टिकल 1 की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर हमें वेलोसिटी निकल के आ गई है तो हम रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, मान लिया अब देखो ये 2 हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है अगर आप देखें तो माइनस के c/2, ठीक है। u प्राइम आपको निकालना है, v कितना है, अब आप इसे मान लीजिए प्लस का c/2, ये वाला जो इसका फ्रेम है ना इसको आप रेस्ट में मान लो, तो इस डायरेक्शन में आपने रिलेटिव वेलोसिटी मान ली, और u आपका इधर की साइड आ रहा है पार्टिकल, तो माइनस का साइन के साथ लगा दिया। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको, आपने इसे रेस्ट में मान लिया। रेस्ट में जब मान लोगे तो आपने रिलेटिव स्पीड इन दोनों फ्रेम की ये मान ली, और पार्टिकल जो आपका है वो इस डायरेक्शन में है, माइनस डायरेक्शन में है, तो उसकी c/2 स्पीड होगी। तो u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन इस वाले फॉर्मूले से माइनस का c/2 एंड माइनस का c/2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा c स्क्वायर बाय 4 दिस, है ना। देखिए एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है इसमें, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं ना 2 पार्टिकल, तो एक को हम कंसीडर करके चलते हैं इधर लेफ्ट वाले को, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड में हमेशा एडिशन होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, वेलोसिटी है ना ये, और अगर सेम डायरेक्शन में होती है तब उस कंडीशन में दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा जो आपके जनरल रिलेटिविटी टाइप में, मतलब डेली यूज़ में आप रिलेटिविटी देखते हैं उसमें जिस तरह से यूज़ करते हैं वही कुछ, ऊपर वाला पोर्शन तो वही कुछ रहता है, बस नीचे का ही है। तो इसमें साइन का आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से यूज़ करने हैं, ठीक है, क्योंकि एक लैब को हमें फिक्स रखना होता है। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इसके रेस्ट फ्रेम में, तो ये आपकी आ जाएगी माइनस c/2 एंड c/2 c हो गया अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर, एंड इसे आपने कैलकुलेट किया 4c अपॉन 5, तो u प्राइम आपका ये निकल के आ गया है। इसमें निगेटिव साइन हमने ओमिट कर दिया क्योंकि ये तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
कि जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, बस इस चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें निकालना है मास, मास इज इक्वल टू m अपॉन दिस, ये आपको पता ही है, u स्क्वायर अप 1 माइनस यहाँ पे आपका u प्राइम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन c स्क्वायर। तो इसमें आपने u प्राइम की वैल्यू रख दी, तो m की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 4c अपॉन 5 से, तो m की वैल्यू 5m0 अपॉन 3 आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल लॉस इन द मास ऑफ सन इफ approximately 2 calorie of radiated energy are received by each square centimeter of the earth surface per minute, और डिस्टेंस दे रखी है अर्थ और सन के बीच में। देखिए ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें निकालना है कितना मास में लॉस होगा। मैंने आपको बताया था जब एनर्जी मास इक्विवेलेंस पढ़ाया था कि एनर्जी मास की इक्वल होती है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, जितनी मान लो मास है वो समझ लो किसी बॉडी का, उसे c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी के इक्वल निकल के आ जाएगा। तो सन है अगर हमारे पास और सन एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो जब सन एनर्जी को बाहर निकाल रहा है अपने अंदर से तो उसका मास में कमी आती चली जा रही है, मास में मास लॉस होता चला जा रहा है। उस लॉस मास को हमें निकालना है। तो इसमें ये देखा है व्हाट इज द एनुअल, एनुअल मतलब कि 1 ईयर में कितना मास में लॉस होगा अगर 2 कैलोरी radiated energy are received by each square centimeter of the earth surface per minute। तो इनमें बस ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पे पर मिनट दे रखा है ये कैलोरी और यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये सन जो है ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है और इस तक पहुँच रही है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे केवल कितनी एनर्जी आ रही है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 कैलोरी। अब आपको पता है कि 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 कैलोरी आ रही है। अब हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है ना कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है अर्थ की ये बता रखी है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन इज इतने किलोमीटर है। तो ये यानी कि इतनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ये इतने सरफेस पे जा रही है, ये बाहर निकल रही है। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे तो इतनी आ रही है, पूरे अर्थ का अगर सरफेस पूरा हमें सरफेस एरिया निकाल लें इसका, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इससे आपने एक सरफेस एरिया निकाला, इस पे कितनी आ रही है उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है ये, या ये सन रेडिएट कर रहा है। उससे अगर हमें वो एनर्जी मिल गई तो हम लॉस इन मास इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर से निकाल लेंगे, क्योंकि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो ये रेडिएटेड एनर्जी है, ये चाहिए हमें। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू, पहले तो हमने कहा 2 कैलोरी यानी 2 × 4.2 इतने जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴। अब इसमें बाय ईच स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमें अगर 1 मीटर स्क्वायर पे निकालनी है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके पूरे सरफेस से। सरफेस कैसे, 4 पाई और ये मान लीजिए आप r स्क्वायर है, इतनी डिस्टेंस। ठीक है, ये किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ इनटू, अब इसमें क्या है, पर मिनट कर रहा है, तो 1 मिनट में है लेकिन हमें पूरे साल की निकलनी है, तो पूरी एनर्जी रेडिएटेड पूरे साल की क्या होगी, 365 डेज इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट। तो 1 मिनट की पता है तो इतने मिनट की निकलनी है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को निकाल के आपको जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है और वो आ जाएगी, दिस इज द लॉस इन मास जो कि सन में से हो रहा है, 1.387 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर ईयर। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये निकल के आ जाएगी, यानी कि इतना मास में लॉस हो रहा है सन के हर साल इतने किलोग्राम।